हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे जेएआईबी समरी सीरीज की। और आपके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। सो आज की हमारी क्लास मॉड्यूल बी क्लास नंबर 25 पीपीबी पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये है मेरा टेलीग्राम, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जेएआईबी सीएआईबी बाय अरविंद सर, या आप इस क्यूआर के थ्रू भी हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्मॉल फार्मर्स के लिए जो भी हमारा केसीसी लिमिट को कैलकुलेट करने का तरीका था उसको कैलकुलेट किया था। आज की क्लास में हम लोग मार्जिनल फार्मर्स के लिए केसीसी लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किसके लिए? मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, डन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल फार्मर की बात करें तो हमारी जो कैलकुलेशन है फर्स्ट ईयर की क्रॉप की, सेकंड ईयर की क्रॉप की, थर्ड ईयर की क्रॉप की, फोर्थ ईयर की क्रॉप की और फिफ्थ ईयर क्रॉप की सेम होगी। बशर्ते चेंज क्या आएगा, जो टर्म लोन है वो हर साल जो भी क्रॉप की लिमिट आएगी उसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना, जो भी टर्म लोन का अमाउंट होगा, ठीक, तब हमें उस ईयर की कंप्लीट क्या मिल जाएगी, लिमिट। तो अ फ्लेक्सिबल लिमिट ऑफ ₹10,000 to 50,000 बी प्रोवाइडेड एज फ्लेक्सी केसीसी बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग एंड क्रॉप ग्रोइंग इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउस स्टोरेज रिलेटेड क्रेडिट नीड्स एंड अदर फार्म एक्सपेंसेस कंजम्पशन नीड्स एक्सेट्रा प्लस स्मॉल टर्म लोन investment like purchase of farm equipment, establishing mini dairy, backyard poultry as per assessment of branch manager without related to its value of the land। अब इनका कहना है कि अगर हम मार्जिनल फार्मर को लोन प्रोवाइड करते हैं तो हम फ्लेक्सी लिमिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और फ्लेक्सी लिमिट में हम 10,000 से 50,000 तक की जो लिमिट है उसको असाइन कर सकते हैं। फ्लेक्सी लिमिट 10,000 से 50,000 किस आधार पे? जैसे जो हम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट को कैलकुलेट करते थे कि जितनी उनके पास लैंड उन्होंने कल्टीवेट की है इनटू डीएलटीसी की कॉस्ट पर एकड़ के आधार पे, प्लस 10% हम लोग क्या करते थे, हाउस होल्ड कंजम्पशन पोस्ट हार्वेस्ट के लिए निकालते थे, प्लस 20% हम लोग क्या करते थे, एसेट्स रिपेयर के लिए प्रोवाइड करते थे। तो ये हम कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे कहा गया कि अगर मार्जिनल फार्मर का केस है तो इस लिमिट को हम एक अजीम वैल्यू के आधार पे 10,000 से 50,000 तक का अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस टर्म लोन जो स्मॉल डेयरी जो उन्होंने एक या दो जो अपने पास पशु रखे हुए हैं बैकयार्ड में, है ना, पोल्ट्री चला रहे हैं, तो इसके लिए प्लस टर्म लोन का अमाउंट हमें जोड़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो वही बात यहाँ पे इन्होंने बताई है। नाउ अब देखिए, अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है सेम उसी कंसेप्ट पे समझिएगा, बस जैसा हम करते जाए वैसे समझते जाइएगा, जिससे कि आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, अजम्पशन क्या दिया गया कि लैंड होल्डिंग इस मार्जिनल फार्मर के पास 1 एकड़ है। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उसने सिर्फ पैडी की फसल को बोया है, और इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे क्या है, 1 नॉन डिस्क्रिप्ट मिलिच एनिमल है, यूनिट कॉस्ट 15,000, एक यूनिट कॉस्ट 15,000 है, और एक ही मिलिच एनिमल है, दुधारू जानवर जिसे कहते हैं। तो अब देखो इन्होंने ये दिया है, अब हमें अगर इस मार्जिनल फार्मर के लिए कल्टीवेटिंग सिंगल क्रॉप इन अ ईयर हमें लिमिट असेसमेंट करनी है, तो हम किस आधार पे लिमिट को असेसमेंट करेंगे? देखिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर की लिमिट को हम असेसमेंट करेंगे, तो हमारी पैडी की जो कॉस्ट है, चलिए सबसे पहले जो हमारी पैडी की कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट? पैडी की जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी दी गई है, 11,000। ठीक है, सो आसान है, और एक एकड़ में की गई तो एक का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11,000, है ना, अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़े तो। ठीक, प्लस 11,000 का 10%, है ना। अब 10% हमें किसके लिए चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए चाहिए है, या हम कह सकते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसका 10% हो जाएगा 1100। ठीक है, नाउ 20% हमें चाहिए किसके लिए, एसेट्स रिपेयर के लिए, किसके लिए, एसेट्स मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर के लिए। ठीक है, रिपेयर के लिए चाहिए, वो हो जाएगा 2200। ठीक है, 2200। ठीक, तो अब ये टोटल हमारा कितना हो गया, 11,000 और 3300। 11,000 और 3300 कितना हो गया, अगर हम बात करें 11,000 प्लस 3300 तो हमें मिल जाएगा 14,300। तो देखो फर्स्ट ईयर की जो कॉस्ट है वो हमें कितनी मिल गई, 14,300। कितनी मिल गई, 14,300 हमें मिल गई। ठीक है, डन है।
अब इन्होंने क्या कहा है कि ये हमारा क्या हो गया A1 हम इसको दिए दे रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा टर्म लोन कंपोनेंट एक मिलिच एनिमल का 15,000। टर्म लोन कंपोनेंट इसको हम किससे बताते हैं, बी से, ठीक। तो ये कितना है, 15,000 है, कितना है 15,000, ठीक। तो अब अगर हमें फर्स्ट ईयर की लिमिट निकालनी है, टोटल फर्स्ट ईयर की जो हमारी लिमिट आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, फर्स्ट ईयर की लिमिट 14,300 प्लस 15,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 5 19,300, कितना हो गया 29,300, ठीक है, डन है। तो अब देखो 29,300 हमारा आ गया, क्या आ गया, 29,300 हमारा अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर का, 29,300, ठीक है, फर्स्ट ईयर का पूरा। A1 प्लस बी, A1 हमारा क्या है 14,300 और बी हमारा क्या है 15,000, ठीक। अब हमें सेकेंड ईयर का कंज्यूम करना, सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करना, तो मैं अगले पेज पे कर देता हूं। अब हम सेकेंड ईयर का जब कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड ईयर का किसका, सेकेंड ईयर की जब लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट ईयर की फसल की कॉस्ट थी 14,300 थी, ठीक। तो इसका 10% इंक्रीज हो जाएगा प्लस 10% ऑफ 14,300, ये हो गया। तो अब ये कितना आ जाएगा 1430, तो 14,300 प्लस 1430 रुपए, ठीक। ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 03 4 3 7, ठीक है, 4 और 1 5 और 1 15,030 है ना, 15,730। तो ये हो गया मेरा, मान लो मैंने इसको दे दिया A2, ठीक। और मेरा बी जुड़ेगा, बी कितना था दोस्तों, टर्म लोन 15,000 मेरा क्या था टर्म लोन। तो सेकंड ईयर की लिमिट कितनी आ जाएगी 30,730 रुपए, ये मेरी सेकंड ईयर की कम टोटल लिमिट आ गई। देखो यही आई है क्या, देखो यही आई है क्या, सेकंड ईयर की लिमिट, सेकंड ईयर में हमने 15,730 प्लस 15,000 किया तो 30,730 आ गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर की कैलकुलेट करेंगे, किसकी कैलकुलेट करेंगे, थर्ड ईयर की। तो जब थर्ड ईयर की हम कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड ईयर में क्या होगा, चलिए थर्ड ईयर करते हैं। थर्ड ईयर की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड ईयर की क्या होगी, 15,730 हमारी फसल थी, 15,730 फसल का था, प्लस 10% ऑफ 15,730, ठीक है। तो अब 15,730 प्लस 10% हो जाएगा 1,570 कर देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 0 7 3 10 7 5 12 1 13 5 और 1 6 1 7 17,300, ठीक है। मैंने इसको राउंड ऑफ फिगर में 1570 लिया, 1573 की जगह 1570, ठीक, ये आ गया। अब इसमें ये आ गया मेरा क्या A3। अब A3 में मैं क्या ऐड कर दूंगा, A3 प्लस बी, क्योंकि मुझे हर साल क्या करना है, टर्म लोन को हर साल जोड़ना है। तो 17,300 प्लस 15,000, ठीक, 15,000, ठीक है। तो 7 5 12 2 और 1 3 और 300, 32,300 मेरी क्या आ गई, लिमिट आ गई, ठीक। अब इन्होंने देखो राउंड ऑफ फिगर किया है क्या, देखो 32,300 कितनी आ गई है, 32,300, थर्ड ईयर की जो लिमिट आ गई है वो 32,300 आ गई, ठीक है दोस्तों, डन है। अब फोर्थ ईयर की हम निकालेंगे, तो फोर्थ ईयर की भी निकालना हमारे लिए आसान है, कैसे निकालेंगे, फोर्थ ईयर की जो लिमिट है, फोर्थ ईयर की लिमिट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, फोर्थ ईयर के लिए, फोर्थ ईयर की लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी फसल की कॉस्ट कितनी थी, फसल की कॉस्ट थी 17,300, कितनी थी 17,300, ठीक। और इसका हम क्या निकालेंगे 10% ऑफ 17,300, ठीक है। तो ये 1730 हो जाएगा, तो 17,300 प्लस 1730, ठीक। तो ये कितना हो गया 103 7 3 10 1 और 7 8 और 1 9 और 1 19,030 प्लस हम क्या कर देंगे, ये आ गया मेरा A4। अब मैं क्या करूंगा, कुल लिमिट के लिए A4 प्लस बी, मुझे हर साल टर्म लोन जोड़ देना है, ठीक है। तो 19,030 प्लस 15,000, ठीक, यही आ गया। अब 15,000 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 9 5 14 2 और 1 3 0 3 34,030, कितना आ गया देखते हैं, कितना आ गया 34,030, ठीक है, कितना आ गया 34,030, देखते हैं फोर्थ ईयर में कितना आ गया, फोर्थ ईयर की जो कंबाइंड लिमिट आई है वो कितनी आएगी 34,030, ठीक। अब इसी आधार पे हमें फिफ्थ ईयर को भी कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो फिफ्थ ईयर को कैलकुलेट करते हैं, फिफ्थ ईयर को कैलकुलेट कर देते हैं।
5th ईयर को कैलकुलेट कर देते हैं। कैसे? हमारी फसल की कॉस्ट आई है 19,030, ठीक है, प्लस अब इसका 10%, 19,030 का 10%, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 19,030 प्लस 1,900 रुपए, ठीक। 1,903 बन रहा था, मैंने 1,900 ले लिया। अब ये कितना हो जाएगा? 0 3 9 1 और 9 10, 1 और 1 2, 20,930 हो गया, ठीक। ये मेरा आ गया A5। अब मुझे टोटल लिमिट निकालनी है, तो A5 प्लस B। अगर आप देखोगे तो मैं हर साल टर्म लोन को जोड़ता जा रहा हूं, बस मार्जिनल फार्मर में टर्म लोन को हर साल ऐड करना है। मार्जिनल फार्मर में टर्म लोन को हर साल क्या करना है? ऐड। तो मैंने क्या किया? 20,930 प्लस 15,000 कर दिया, बस मेरी 5th ईयर की लिमिट आ जाएगी। क्या करूंगा मैं? देखो 930 तो ऐसे ही रहेगा, 35,930, 35,930 हमारी लिमिट आ गई। देखो 35,930, ठीक है। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ फिगर कर दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल 36,000 रुपए, है ना, मार्जिनल फार्मर को केसीसी लिमिट 5वें साल में दी जाएगी, ठीक है। डन है। अब देखो सब एक एक करके देख लो आप। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट ईयर की क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए डीएलटीसी ने जो 1 एकड़ की कॉस्ट दी वो 11,000, तो मैंने 11,000 जोड़ दिया। फिर हमें 10% हाउस कंजम्पशन पोस्ट हार्वेस्ट वगैरह के लिए करना होता है, तो ये 11,000 का 10% 1100। फिर 20% हमें चाहिए फार्म मेंटेनेंस के लिए, तो ये 2200। तीनों को जोड़ा 14,300। ये फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अभी नहीं आई है, ये फसल की कॉस्ट आई। फिर हमें क्या करना होता है? जो भी हमारी फसल की कॉस्ट आती है हर साल हमें टर्म लोन का अमाउंट जोड़ना पड़ेगा। और टर्म लोन यहाँ पे हमें क्या दिया गया? 1 नॉन डिस्क्रिप्ट मिलिच एनिमल की कॉस्ट है 15,000, ठीक है। तो अब ये 15,000 मैंने फर्स्ट ईयर में जोड़ा, A1 प्लस B, तो मुझे मिल गया 29,000। 14,300 प्लस 15,000, ठीक है, 29। अब हम सेकेंड ईयर पे आएंगे। सेकेंड ईयर की कॉस्ट निकालनी है, तो जो हमारी क्रॉप A1 की कॉस्ट है और A1 का 10%, A1 मेरी कितनी है? 14,300, इसका 10% 1,403 रुपए। तो जब मैं जोड़ूंगा निकाल के तो मुझे मिलेगा 15,730 प्लस सेकेंड ईयर की अगर मैं कंपोजिट केसीसी लिमिट निकालूं तो जो A2 आया है, A2 कितना आया है? A2 मेरा आया है 15,730, अगर आप सामने देखेंगे, ठीक। प्लस B हमारा कितना है? B हमारा 15,000 है। कितना है? 15,000। तो मैंने क्या किया? 15,730 प्लस 15,000 को ऐड कर दिया, ठीक है। देखो ये ऐड किया तो मुझे मिला 30,730। ये सेकेंड ईयर की लिमिट हो गई। नाउ अब थर्ड ईयर की लिमिट हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो सेकेंड ईयर की कॉस्ट है प्लस 10% इसका, तो 17,300 हो जाएगा ऐड करके। और जब 17,300 में 15,000 जोड़ेंगे तो 32,030। इसी प्रकार हम फोर्थ ईयर को कैलकुलेट करेंगे। थर्ड ईयर की जो हमारी कॉस्ट आई है 19,030 रुपए, ठीक है। 19,030 कैसे आई? 17,300 प्लस इसका 10%, तो 19,030 आ गया। और प्लस हमने 15,000 जोड़ा तो 34,030 आ गया। फिर यही काम हम करेंगे कब? 5th ईयर में। कब करेंगे? 5th ईयर में। चलिए इसी को हम कब करेंगे? 5th ईयर में। तो जब हम 5th ईयर में करेंगे तो सेम फंडा यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा 15,930 और राउंड ऑफ फिगर में हम इसको लिख देंगे 36,000। ये हमारी कंपोजिट लिमिट होगी 5th ईयर के लिए, 5th ईयर के लिए, ठीक है दोस्तों। डन है? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने स्मॉल फार्मर का भी कर लिया सॉल्व और मार्जिनल फार्मर का भी सॉल्व कर लिया। अब अगर हम केसीसी की बात करते हैं, किसके लिए? एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, तो इनको किस आधार पे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है? सबसे पहले फिशरीज की बात करेंगे, यानी मत्स्य पालन। किसकी बात करेंगे? मत्स्य पालन की, मत्स्य पालन, ठीक, मत्स्य पालन की बात करेंगे। तो मत्स्य पालन में क्या होता है? दो प्रकार से आप फिशरीज का बिजनेस करते हैं। एक इनलैंड यानी हमारे यहाँ तालाब नदी जो हम होता है, दूसरा होता है मरीन यानी समुद्र में हम जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं दोस्तों? समुद्र में जाते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से करते हैं। तो इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फिशरीज, फिश फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप एंड वुमेन ग्रुप, ये लोग फिशरीज का काम करते हैं। मस्ट ओन, अब जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए? मस्ट ओन लीज ओन और लीज ऑफ एनी फिशरीज रिलेटेड एसेट्स। मत्स्य पालन से रिलेटेड एसेट्स इनके पास या तो इन्हें लीज पे लिए हो
या इनके पास होने चाहिए, या तो इन्होंने लीज पे लिए हो या इनके पास क्या होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, एंड पजेसेस नेसेसरी ऑथराइजेशन, और इनके पास ऑथराइजेशन या सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि ये क्या करें, फार्म एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो इनको केसीसी के तहत एलिजिबिलिटी मिलेगी। फिर मरीन फार्मर फिशरीज की बात करें तो इनलैंड फिशरीज के अलावा टू हु ओन द, क्या लिखा है, लीज रजिस्टर्ड फिशिंग वेसल्स, जिनके पास फिशिंग वेसल्स है, बोट है, या वो पजेस करते हैं नेसेसरी फिशिंग लाइसेंस परमिशन फ्रॉम द फिशिंग और फिश फार्मिंग या मैरीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, तो उनको भी केसीसी के तहत फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, नाउ अब पोल्ट्री और स्मॉल रूमिनेंट की बात करें तो फार्मर, पोल्ट्री फार्मर आइदर इंडिविजुअल, ज्वाइंट बोरोवर, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर ऑफ, जो कि सीप को पाल रहे हैं, गॉट को पाल रहे हैं, पिग्स को पाल रहे हैं, पोल्ट्री या वर्ड्स को पाल रहे हैं, रैबिट को पाल रहे हैं, तो या तो ये उनका खुद का शेड हो या उन्होंने रेंट पे शेड लिया हो या लीज पे लिया हो, तो उनको भी फाइनेंस हो जाएगा। फिर आता है डेयरी। डेयरी की अगर हम बात करते हैं तो फार्मर्स, कौन से फार्मर्स, फार्मर्स और डेयरी फार्मर्स आइदर इंडिविजुअल, ज्वाइंट बोरोवर, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर हैविंग ओन्ड रेंटेड लीज शेड, तो डेयरी के लिए भी जो शेड चाहिए होती है वो शेड इनके पास होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब देखिए फिर स्केल ऑफ फाइनेंस, कितना फाइनेंस हो पाएगा, तो दीज एक्टिविटीज के लिए जो भी, इन एक्टिविटीज के लिए जो भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो डीएलटीसी डिसाइड करता है पर यूनिट कॉस्ट के आधार पे। ठीक है, या पर एकड़ कॉस्ट के आधार पे, जैसे एग्रीकल्चर का करता था, इसी प्रकार पर यूनिट कॉस्ट के आधार पे वो स्केल ऑफ फाइनेंस के लिए एक अमाउंट डिसाइड करेगा। तो द स्केल ऑफ फाइनेंस विल बी फिक्स्ड बाय द डीएलटीसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी, बेस्ड ऑन लोकल कॉस्ट वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ पर एकड़, पर यूनिट, पर एनिमल, पर वर्ड के आधार पे वो कॉस्ट डिसाइड करेगा, उसके आधार पे आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। जब फिशरीज की बात करते हैं तो द स्केल ऑफ फाइनेंस में इंक्लूड रिकरिंग कॉस्ट टावर्ड। अब फिशरीज के लिए आपको पैसा किसके लिए चाहिए, उनके सीड्स के लिए, उनके फीड के लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के लिए, है ना, लाइम और अदर सॉइल कंडीशंस के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, मार्केटिंग चार्जेस के लिए, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए, लेबर चार्जेस के लिए, लीज रेंट के लिए, तो इन सभी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करके उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री। द स्केल ऑफ फाइनेंस में इंक्लूड रिकरिंग कॉस्ट, यहां पे भी रिकरिंग कॉस्ट दी जाएगी फीडिंग के आधार पे, वेटरनरी एड के आधार पे, लेबर, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के आधार पे। सो जो मैक्सिमम पीरियड फॉर असेसमेंट होता है किसी भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, मे बी बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंप्लीशन ऑफ वन प्रोडक्शन साइकिल, या तो किसके आधार पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पे या वन प्रोडक्शन साइकिल के आधार पे। ठीक है दोस्तों, नाउ आगे देखते हैं इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड। अब क्या होता है, केसीसी के तहत पहले अकाउंट में फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता था, अभी भी अकाउंट में होता है, बट उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशू किया जाता है, एनपीसीआई ने इस कार्ड को जारी किया है, रूपे कार्ड होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, ऑल न्यू केसीसी मस्ट इशू अ स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड। ठीक है, सो एनपीसीआई डिजाइन द केसीसी कार्ड टू बी अडॉप्टेड बाय ऑल बैंक्स विद देयर लोगो और देयर ब्रांड नेम। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, बहुत आसान है। नाउ अगला पॉइंट क्या आता है हमारा, मार्जिन और सिक्योरिटी, कितनी मार्जिन होगी, कितने पे सिक्योरिटी होगी, कैसे फाइनेंस किया जाएगा, इसकी बात यहाँ की गई है। सबसे पहले मार्जिन सिक्योरिटी की बात करें तो मार्जिन में बी डिसाइडेड बाय द बैंक, कितना मार्जिन होगा ये बैंक डिसाइड करेगा, यानी बोरोवर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो बोरोवर, मतलब फाइनेंस में कितना बैंक करेगा, कितना बोरोवर देगा वो बैंक डिसाइड करेगा। नो मार्जिन इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन अप टू 1.6 लाख, आपकी किताब के हिसाब से 1.6 लाख रुपए तक के अमाउंट पे कोई भी मार्जिन की आवश्यकता नहीं है, यानी बोरोवर के पार्ट पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बैंक फाइनेंस कर देगा। सिक्योरिटी विल बी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस एंड मे बी एज फॉलोज। अब लोन के अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी ली जाती है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार होगी। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा है अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप लोन, अगर जिस फसल के लिए इन्होंने लोन प्रोवाइड किया है उसी फसल को हाइपोथिकेट यानी दृष्टिबंधक किया गया है, तो अप टू कार्ड लिमिट ऑफ ₹1.6 लाख, 1.6 लाख रुपए तक के कार्ड लिमिट पर, मतलब 1.60 लाख रुपए तक के लोन पर आपकी फसल का ही हाइपोथिकेशन के आधार पे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी किसान टाई अप के तहत कोई एग्रीकल्चर खेती कर रहा है
तो ये अमाउंट 1.6 लाख से बढ़ा के 3 लाख रुपए तक का कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर कोलेटरल, जहां पे लोन के अगेंस्ट में कोलेटरल लिया जा रहा है, तो एट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बैंक, ये बैंक की विवेक पर निर्भर करेगा, ऑफ द लिमिट ऑफ ₹1.6 लाख। ठीक है। जहां पे नॉन टाइप की बात होगी अबव 1.6 लाख, 1.60 लाख से ऊपर का लोन अगर बैंक देता है किसी इंडिविजुअल फार्मर को, तो वो कोलेटरल मांग सकता है। ठीक है, नॉन टाइप बिजनेस। और अगर टाइप वाली बात है तो वहां पे 3 लाख से ऊपर के लोन पर कोलेटरल मांगेगा। अब आप सोचोगे टाइप क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा एरिया है जहां पे किसान खेती कर रहे हैं और यहाँ पे शुगर केन ज्यादा पैदा होता है। ठीक, तो यहाँ पे कोई एक फैक्ट्री है, उसने क्या किया, यहाँ के किसानों से टाई अप कर लिया कि आप शुगर केन उगाओगे और हमें बेचोगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन होगा वो 100% ये फैक्ट्री खरीदेगी। तो इनका ये टाई अप जो बिजनेस है, यहाँ पे गारंटी है कि हाँ इनको पैसा मिलेगा ही। तो वही चीज यहाँ पे टाई अप के तहत लिमिट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नाउ अगला पॉइंट क्या आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फसलों के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य निर्धारित किया जाता है कि उसके नीचे वो फसल नहीं बेचनी चाहिए, या सरकार उस लीस्ट कॉस्ट पे खरीद रही है, तो जो दूसरे मतलब बायर हैं वो इस पे खरीदें, इससे ऊपर खरीदें, क्योंकि किसान की फसल का उचित दाम उनको मिले। इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी का जो अवधारणा है उसको लाया गया है। ठीक है। तो इट इज अ स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा लाई गई स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अंडर विच कवर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस आर परचेज्ड फ्रॉम द फार्मर्स एट द डिक्लेयर एमएसपी, देयरबाय प्रिवेंटिंग डिस्ट्रेस स्केल। तो एक वो न्यूनतम दर सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है जहां पे किसानों की फसल को परचेस किया जाएगा, और इसे डिक्लेयर कौन करता है, सरकार। ठीक, क्यों करता है, प्रिवेंट, बचाने के लिए, डिस्ट्रेस सेल, है ना। डिस्ट्रेस यानी परेशानी वाली सेल के जिसकी कॉस्ट ज्यादा है बट उसको लीस्ट प्राइस पे खरीद लेते थे लोग, उससे बचाने के लिए। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सभी ने सुना होगा, एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। दीज प्राइसेस आर अनाउंस्ड फॉर 25 क्रॉप करेंटली, 25 फसलों के लिए एमएसपी अनाउंस किया गया है, जो कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के ऊपर निर्धारित किया गया है। ठीक है। वहीं पे अगर हम ऑयल सीड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑयल सीड की बात करते, तिलहन, है ना, और दलहन और पल्सेस की बात करते हैं, तो उनके लिए जो नोडल एजेंसी है वो नेफेड है। कौन है दोस्तों, नेफेड। ठीक है। अब किसानों की फसल के लिए एक स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई स्कीम है, डिजाइन टू ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द फार्मर। किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके अगेंस्ट क्रॉप लॉस, है ना, फसल के नुकसान से बचने के लिए। और ये लॉस किसके थ्रू होता है, अगर नेचुरल डिजास्टर के थ्रू, पेट्स के थ्रू, या डिजीजेस के थ्रू जो भी नुकसान होता है उससे बचाने के लिए, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यानी अगर किसान को इन सब कारणों से नुकसान होता है और उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस करा रखा है, तो उनको क्या होगा, उनके लॉस की भरपाई की जाएगी। तो 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बन गई। इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ फार्मर्स इनरोल्ड, कितने फार्मरों ने इसके लिए इनरोल्ड किया उसके आधार पे, और लैंड एरिया कवर, है ना, कितनी जमीन को कवर किया गया इंश्योरेंस में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, ऑल फार्मर इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर, टेनेंट फार्मर, लीज्ड फार्मर आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। और पार्टिसिपेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉलेंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई किसान लेना चाहता है तो वो इंश्योरेंस ले सकता है, नहीं लेना चाहता तो नो प्रॉब्लम। ठीक, विद नॉन लोनी फार्मर कंप्राइजिंग 55% ऑफ टोटल बेनिफिशरीज। ठीक है। तो सभी बेनिफिशरीज में 55% फार्मर ऐसे हैं जो जिन्होंने लोन नहीं लिया है। फिर आता है रिस्क कवरेज, कहाँ कहाँ पे रिस्क कवरेज मिलता है। तो पहला है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, इंक्लूड जैसे फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, साइक्लोन, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड और अनसीजनल रेनफॉल हो गया, इससे नुकसान हुआ, भरपाई मिलेगी। पेस्ट और डिसीज कवरेज, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेस्ट अटैक और क्रॉप डिसीज। ठीक, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी होते हैं, जब फसल कटने वाला समय आता है तभी कोई एडवर्स
मानसून कंडीशन आ जाती है 14 डेज ऑफ द हार्वेस्ट, है ना, उसके बीच में अगर डैमेज होता है तो उसके लिए भी रिस्क कवर मिलेगा। लोकलाइज कैलेमिटीज आ जाती है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर लोकलाइज्ड कैलेमिटीज ऑन एन इंडिविजुअल फार्म बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनको क्या मिल जाएगा, रिकवरी, या कहते हैं ना कि जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई की जाएगी इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत। तो दोस्तों अगर हम प्रीमियम की बात करें तो खरीफ की क्रॉप के लिए जितनी की भी आपने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी आपकी खरीफ की कॉस्ट की, उसका 2% प्रीमियम होगा। रबी की क्रॉप के लिए 1.5% उसका प्रीमियम होगा, और एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5%, कितना 5% प्रीमियम होगा, ये याद रखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो नाउ ये थी आज की हमारी क्लास जहां पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर फाइनेंस को कवर किया अपने 2 पार्ट में, ठीक है। और यदि आप ऐसे ही JAIB एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमारे JAIB महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर किए जाते हैं, 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस आपको मिलते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 3,999 में, और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 5,999 में। वहीं 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,799 में उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। और आपके लिए हमारे 2 बैचेस इंपॉर्टेंट हैं जो कि कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फाउंडेशन बैच। हमारा JAIB फाउंडेशन बैच नवंबर 2025 के लिए आपके लिए अवेलेबल है, जिसे आप 2999 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा नया बैच फाउंडेशन 2.0 बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, नवंबर 2025 की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, लिस्ट प्राइस 1999 रुपए में। तो यदि आप JAIB के लिए अगर आप हमारे महापैक, किसको दोस्तों, महापैक को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, या हमारे आप लाइव बैचेस जैसे फाउंडेशन 2.0 है, लाइव बैचेस को अगर आप क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इस केस में आपके पास एक कूपन है, और ये कूपन आपको लिमिटेड समय के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। कूपन का नाम है JAIB 200, ठीक। इस कूपन का आप यूज कर सकते हैं, और इस कूपन के थ्रू आपको 200 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। तो ये कूपन यूज करना मत भूलिएगा JAIB के कोर्सेज के लिए, ठीक है दोस्तों, डन। अगर आपका कोई इंडिविजुअल बैच रह गया तो आप इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच भी बाय कर सकते हैं मात्र 799 रुपए में, चाहे आप AFM का लेना चाहें, चाहे आप PPB का लेना चाहें, और चाहे आप RBWM का बैच लेना चाहें, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, लिस्ट प्राइस में अपनी तैयारी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका कूपन JAIB 200 उपलब्ध है, जिसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल है, जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हैं। यहां पर आपको एग्जिस्टिंग थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन हर एक यूनिट के बाद, और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन मिलता है। तो लिस्ट प्राइस में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी सेट ऑफ 4 बुक्स को। एक और ऑफर आपके लिए है, यदि आप अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स या अपने सीनियर्स को हमारे JAIB कोर्स रेफर करते हैं और वो उन कोर्सेज को बाय करते हैं, तो जितने का भी कोर्स वो बाय करेंगे उसका 10% आपके PW वॉलेट में आ जाएगा। अब इस 10% अमाउंट का आप यूज कहाँ कर सकते हैं, या तो PW के कोर्स में कर सकते हैं, या आप UPI के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। JAIB CEIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस पर अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, हम लोग आपके आंसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो टारगेट करते हैं PPB में 60+ मार्क्स, बस दम लगा के पढ़ना है, पेपर आने वाला है। तो अब थोड़ा सीरियस होके एक एक पॉइंट्स को कवर करते जाइए, जिससे कि आपका जो फाउंडेशन है, जो कंसेप्ट है, वो स्ट्रांग हो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल।